आइएगा जी, क्वेश्चन नंबर 21, 21 नंबर क्वेश्चन। दो दांतेदार पहिए 10 और 15 दांत वाले हैं। छोटा पहिया प्रत्येक सेकंड 5 चक्कर लगाता है। छोटे पहिए का स्पेशल दांत बड़े पहिए के स्पेशल दांत से 1 मिनट में कितनी बार मिलेगा? 10 और 15, 30। 10 में 30, 15 में 30। छोटा पहिया प्रत्येक सेकंड 5 चक्कर लगाता है, तो सबसे पहला है टोटल टर्न, कुल चक्कर। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 60 गुणा 5, 300। 300 चक्कर हो गए टोटल। छोटा पहिया मतलब जिसमें कम दांत है, तो जब जब ये 3 चक्कर काटेगा, तब तब ये 1 बार मिल लेगा। जब जब ये 3 चक्कर काटेगा, तब तब 1 बार मिल लेगा। टोटल 300 है। कितने गुना? तो इसका भी 100, तो 100 बार मिल लेगा। तो 100 तो ये रहा, और एक शुरुआत वाला 101। नोट करिएगा जी क्वेश्चन। छोटे पहिए का पूछा है, तो छोटे पहिए की इंफॉर्मेशन गिवन होगी, इसलिए पहले छोटे पहिए के टोटल टर्न निकालो कि कुल चक्कर कितने हैं। तो छोटे पहिए के चक्कर आ गए 300। तो छोटे पहिए वाली इंफॉर्मेशन उठा लो। पिछले क्वेश्चन में आप देखेंगे, पिछले सॉल्यूशन में बड़े पहिए की इंफॉर्मेशन उठा रखी है। अरे एसी चल रहा, पंखे चल रहे, इस फैन से क्या हो जाएगा बता। आइएगा इससे अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। पैटर्न कुछ नहीं है, वो सेम ही क्वेश्चन है। दो दांतेदार पहिए 12 और 15 दांत वाले हैं। एक में 5 और एक में 4। बड़ा पहिया प्रति सेकंड 32 चक्कर लगाता, तो 1 मिनट में 1 सेकंड में लगाता है 32 चक्कर, तो ऐसी ऐसी 60 सेकंड। 1920 चक्कर हो गए। बड़ा पहिया जिसमें ज्यादा दांत है, इसकी इंफॉर्मेशन उठाओ। ये 4 चक्कर में 1 बार मिलता है, तो 1920 भाग दे दो। 4 चौका 16, 4 अट्ठा 32 और 0 480।
जब बड़े पहिए की इंफॉर्मेशन देता है तो बड़े वाले के टर्न उठाने हैं, और पिछले क्वेश्चन में छोटे पहिए की इंफॉर्मेशन दी थी तो छोटे वाले के टर्न उठाने हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 27 पर आओ, टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 3 बाद में, टाइप नंबर 4 पर आएंगे। दो संख्याओं का HCF 4 है तो किसी भी नंबर को मानने का तरीका है 4A HCF इंटू अदर फैक्टर। किसी भी नंबर को मानने का तरीका है 4B HCF इंटू अदर फैक्टर। उनका योग 36 है। 4 ले लो कॉमन, A प्लस B कितना आ जाएगा, और A प्लस B अगर 9 है तो A 1 तो B 8, A 2 B 7, A 3 तो B 6, A 4 B 5। अब 5 4 ये तो सेम ही नंबर आने लगे। इनमें से ऐसा पेयर को हटा दो जिस पेयर में आपस में कुछ कॉमन हो, मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें आपस में भाग जा रही हैं। जैसे यहां 3 है, दोनों को भाग दे रहा है। इसके अलावा एक भी पेयर में ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को भाग दे रहा हो। तो 1 2 और 3, तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं? 3 पेयर्स पॉसिबल है। नोट करिएगा जी बात को। अब पता है ये हटाते क्यों हैं, इस बात को भी समझ लो। ए का मान 1 है तो 4, और बी का मान 8 है तो 32। ए का मान 2 है तो 8 और 28, 12 और 24, 16 और 20। ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों को भाग दे पा रही हो। 4 तो HCF 4 हो गया। ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों को भाग दे पा रही हो। 4 HCF 4 हो गया। ऐसी संख्या ढूंढो जो दोनों को भाग दे पा रही हो। 12। और लेकिन एक्चुअल में HCF कितना है, और यहां HCF कितना आ गया? क्योंकि वो पता क्यों आया, क्योंकि यहां से जो 3 कॉमन था ना, जाकर उधर निकल गया, उधर गुना हो गया तो 12 बन गया। गलत हो गई ना सिचुएशन। तो इसीलिए वो HCF की कंडीशन ना टूटे, क्योंकि इसने कहा ना HCF 4 है, तो मेरे भाई HCF 4 है तो हाईएस्ट नंबर 4 ही तो होना चाहिए जो भाग दे पाए। तो यहां हाईएस्ट नंबर 4 से ज्यादा था, तो इसलिए हम ऐसे पेयर को हटा देते हैं जिसमें कुछ भी
कॉमन है और बाकी के पेयर्स की संख्या को लिख लेते हैं। तो बताइए भैया, पहला क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, आओ अगला नंबर 28 नंबर। दो संख्याओं का योग 36 है और उनका एचसीएफ 3 है। तो मैंने कहा जी 3A प्लस 3B इक्वल टू 36। 3A प्लस 3B इक्वल टू 36। 3 ले लो कॉमन। A प्लस बी कितना हो जाएगा? 12। सेकंड, उनका एलसीएम 105 है। एलसीएम कैसे निकलता है? एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर से। तो पहला अदर फैक्टर कौन है? ए। और दूसरा अदर फैक्टर कौन है? बी। ये किसके बराबर है? 105 के। तो ए इंटू बी, 3 तिया 9 और 3 पंजा 15, तो 35 हो गया। ऐसी दो संख्या ढूंढो मेरे भाई जिनका एडिशन तो 12 हो और जिनका मल्टीप्लाई 35 हो। 7 5 लिख लो, 5 7 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई फर्क पड़ता तो बताता कि पहला नंबर बड़ा है कि दूसरा बड़ा है। ए 5 तो बी 7। तब इसने कहा कि दोनों के रेसिप्रोकल का जोड़। तो पहला नंबर है 3 गुना 5। भाई एक ही जगह वैल्यू रख दो। 3 गुना 5 15, तो इसका रेसिप्रोकल 1/15। दूसरा नंबर है 3 गुना 7 21, तो इसका रेसिप्रोकल 1/21। 105 भाग दे दो 15 से, जो बचेगा इसके ऊपर जाके गुणा कर दो। 21 से भाग दिया 5, जो बचा ऊपर जाकर गुणा कर दो। और 7 और 5 टोटल कितना हो जाएगा? 12/4। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। दो संख्याओं का योग 156 है और एलसीएम 504 है। संख्याएं ज्ञात करो। इससे पहले वाले दोनों क्वेश्चंस में देखो, आपको एचसीएफ गिवन होता था, और एचसीएफ गिवन होता था तो संख्या मानना आसान होता था। जैसे एचसीएफ 4 है तो नंबर मान लिया 4A 4B। एचसीएफ 3 है तो नंबर मान लिया 3A 3B। एचसीएफ के बगैर नंबर मानना बहुत मुश्किल हो जाए। पहली बार ऐसा क्वेश्चन आ गया कि एचसीएफ ही नहीं दे रखा। इसने कहा दो संख्याओं का टोटल इतना है और दो का एलसीएम इतना है। तो मेरे भाई बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर,
36, 144, 12 तिया 36, तो HCF कितना आ गया? ये जो इनके एलसीएम और इनके योग का जो HCF आया है वो कितना आ गया है? 12। एलसीएम और HCF का जो योग आया है ये कितना आया है? जब आपको HCF गिवन हो तो क्वेश्चन वहीं से शुरू है। HCF गिवन नहीं, इसने कहा कि दोनों नंबर्स का सम इतना है और दोनों का एलसीएम इतना है। क्लियर होगी मेरी बात? अब नंबर मानना शुरू करो। अब मैंने कहा जी पहला नंबर है 12A, दूसरा नंबर है 12 और इन दोनों का जोड़ कितना है? 112 ले लो कॉमन। एक स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप एलसीएम 12AB इज इक्वल टू, तो ए बी कितना हो गया? तो ऐसे संख्या सोचो, ए कितना है और बी कितना है? तो संख्याएं ज्ञात करनी है। पहला नंबर आएगा 12 गुणा और दूसरा नंबर आएगा 12 गुणा, इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। तीन संख्याओं का HCF 9 है, उनका योग 108 है। तो पहला नंबर मान लिया मैंने 9A, दूसरा नंबर मान लिया मैंने 9B और तीसरा नंबर मान लिया मैंने 9C इज इक्वल टू 108। 9 ले लो कॉमन, पहला स्टेप तो हो गया ये वाला। इनका एलसीएम 540 है, 9A B C, HCF इंटू अदर फैक्टर्स बराबर है 540, तो 9 से घट गया। दूसरा स्टेप हो गया ये। अब ऐसी संख्या सोचो भैया, ABC तीनों का जोड़ तो 12 हो और तीनों की मल्टीप्लाई 60 हो। 3
4 5 बाय हिट एंड ट्रायल। और बस अब इसने कहा जी संख्याएं बताओ। 31 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 31। उनतीस से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है। तो पहला नंबर मान लिया 29A और दूसरा नंबर मान लिया 29B। जब HCF गिवन है ना तो नंबर तो शुरुआती झटके में लिख लेंगे आप। अब इसने अगली लाइन दी उनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा भाई? HCF इंटू अदर फैक्टर्स। 4 1 4 7, 29 एकम, 29 चौका 116, 29 दिया 117, 29 दिया 87। A इंटू बी 143 हो गया। अगर A इंटू बी 143 है तो मैंने माना A अगर 1 है तो B 143 रहा होगा। मैंने माना A अगर 11 है तो B 13 रहा होगा। बोलो भैया हाँ या ना? A 11 है तो B कितना रहा होगा? 13 रहा होगा। अब इसने कहा कि संख्याएं बताओ। तो जैसे अगर मैं संख्या देखता हूं, पहली संख्या A की जगह 1 रख देंगे तो 29 गुना 1 तो 29 हो गया। और दूसरी संख्या 29 गुना 143, यही तो हो गया। लेकिन आप इस बात को समझे मेरे भाई, ये पहला नंबर 29 आ गया। और अगर इस क्वेश्चन को शुरू से पढ़ें तो शुरू झट में ही इस बात को लिखा गया है 29 से बड़ा। तो इसका मतलब ये वाला पेयर तो नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो एक नंबर 29 आ रहा है और हमें नंबर क्या चाहिए? 29 से बड़ा। तो इसका मतलब ये तो कैंसिल। तो दूसरा पेयर ले लो भाई। पहला नंबर आएगा 29 गुना 11, 29 गुना 13, 29 ले लो कॉमन, 11 13 24, 24 निमा 216, 606। 32 नंबर क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 32।
एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर, एलसीएम प्लस एचसीएफ 592, एलसीएम माइनस एचसीएफ 518, जोड़ दें तो ट्वाइस ऑफ एलसीएम 92, 18, 92 में 8 दे दो, 600, 600 और 500 1100, 1110, तो एलसीएम आ जाएगा 555। एलसीएम तो 555 आ गया, और एलसीएम 555 है तो एलसीएम की जगह 555 रखो। एलसीएम प्लस एचसीएफ 592 है, एलसीएम इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो एचसीएफ आ जाएगा 37। अब इसने कहा संख्या ढूंढो। ऐसे केस में आप ऑप्शन की सहायता भी ले सकते हैं, ऐसा कौन से नंबर है जो 37 से भाग हो रहे हैं, या ऐसे केस में आप ऐसा भी कर सकते हैं। एलसीएम 555 है ना, तो पहला नंबर 37A, दूसरा नंबर 37B इज इक्वल टू 555। आप नंबर सिस्टम कर चुके हैं। कोई नंबर लगातार 3 बार लिखा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, 111 गुणा 5, और 37 किसको कितनी बार काटेगा, और 3 गुणा 5, तो सीधा स्टेप लिख सकते हैं ना, आगे से सीधा स्टेप लिख सकते हैं ना। जैसे कल को मैं ऐसा लिख देता कि 37 8 8 8 को कितनी बार काटेगा, तो 111 गुणा 37 111 को, और 3 8 तो 24 बार काटेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं 37 का पार्ट आता है, हमें कंसेप्चुअली करेक्शन आ गया। तो अब a इंटू बी 15 है, तो a इंटू बी 15 तब है जब a का मान तो b 15 रहा हो, a 3 रहा हो तो b 5 रहा हो। बोलो भैया, बात क्लियर है क्या, कंसेप्ट समझ आया। और अब यहां से वैल्यू रख रख के देख लो। पहली वैल्यू आ गई 37 गुणा 1, 37 ऑप्शन में नहीं है, ये वाला सेट ले लो। एक संख्या आएगी 37 गुणा 3 111, अगला नंबर आएगा 37 गुणा 5 185, आइएगा क्वेश्चन नंबर 33। चार प्राकृत संख्याओं का एलसीएम 117 है, प्रत्येक जोड़े का एचसीएफ 3 है। एचसीएफ की पावर n-1 इंटू में एलसीएम,
HCF की पावर n-1 इंटू में एलसीएम 27। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट याद रखो, HCF की पावर n-1 इंटू में एलसीएम। बस लिखवाया तो था शुरू में ही, टॉपिक की शुरुआत में ही लिखवाया था। आओ जी क्वेश्चन नंबर 34। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है और अंतर इतना है। ये दो चीज निकाल ले मैंने, और पहली संख्या 72 है, पहली संख्या 72 है, इनटू में सेकंड नंबर, सेकंड नंबर मान लिया x। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF की पावर n-1, 8 की पावर 2-1 इनटू में एलसीएम। 8 से काटेगा 9 बार, 9 पंजा 45 और 9 छिका इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, निम्नलिखित में से कौन सा HCF नहीं हो सकती? लिखो, एलसीएम मस्ट बी, एलसीएम हमेशा HCF से पूर्णतः विभाजित होगा। एलसीएम मस्ट बी कंप्लीटली डिविजिबल बाई HCF। LCM must be
कंप्लीटली डिविजिबल बाई एचसीएफ। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूर्ण पूर्णतः 30 से भाग हो रहा है तो ये एचसीएफ हो सकता है। 12 से भाग हो रहा है ये भी एचसीएफ हो सकता है। 24 से भाग हो रहा है ये भी एचसीएफ हो सकता है। 35 से भाग हो रहा है नहीं हो रहा तो ये एचसीएफ नहीं हो सकता। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूरा भाग होता है और अगर पूरा भाग होगा तो देख लो इनमें से कौन सी संख्या पूरा भाग नहीं कर पा रही है, और जो संख्या पूरा भाग नहीं कर पाएगी आइएगा अगला नंबर क्वेश्चन, टाइप नंबर 6। एक व्यक्ति के पास 35, 49 और 56 लीटर के अलग अलग दूध है। 35, 49 और 56 लीटर के अलग अलग दूध है। वह इन्हें बराबर आकार के डिब्बों में पैक करना चाहता है। बराबर आकार, कॉमन फैक्टर, यानी कि बराबर आकार के डिब्बों में पैक करेगा। अलग अलग आकार होगा तो कोई 1.5 किलो का, कोई 1.25 किलो का, कोई 2 किलो का, कोई 2.25 किलो का, तो ऐसे तो बिकने में दिक्कत आएगी। बराबर आकार कर लिया भाई, 1-1 किलो या आधा किलो या 2-2 किलो या 5-5 किलो, जो भी आकार किया हो। और इसने कहा डिब्बे का आकार, साइज मैक्सिमम रखना चाहता है। बराबर आकार है तो कॉमन फैक्टर, मतलब एक ऐसी संख्या जो इसको भी भाग दे, इसको भी भाग दे, इसको भी भाग दे। और कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम आकार हाईएस्ट, बराबर आकार कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ कितना आएगा? ऐसी संख्या जो इन तीनों को भाग दे दे 7। यानी कि भाई एक डिब्बे का, अगर वो मेरे से पूछता है कि डिब्बे का आकार बताओ कितना है, तो डिब्बे का आकार होगा जी 7 लीटर का, कि एक डिब्बा 7 लीटर का। ये बराबर आकार, अधिकतम आकार, पता है ऐसे क्यों करता है? इससे ना वेस्टेज कम हो जाता है। नहीं तो ऐसे ही जैसे भैया एक ड्रम ले लिया और सरस कंपनी जो दूध का व्यापार करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूध बहुत जल्दी खराब होता है। 24-48 घंटे में उनको प्रोसेसिंग मोड में आना है, कि या तो बेचना है या तो भैया उससे कुछ प्रोडक्ट बनवा देना है। ये जो कंपनियां, दूध की कंपनियां होती है, वो क्यों पनीर भी वही बेचती हैं, घी का काम भी करती है, दूध से बने प्रोडक्ट आइसक्रीम भी बेचती है, दूध से बने जितने भी प्रोडक्ट है, क्योंकि उनको पता कि एकमात्र दूध जरूरी नहीं है वो सारा बिके उनका। तो मेरे भाई जितना जितना क्रीम फॉर्म होगा उतना लेट कम हो जाएगा, कमाई कर लेंगे, उसी दूध को उसी भाव में बेच भी डालेंगे और उसमें से घी भी निकाल ले जाएंगे, उसमें क्रीम भी निकाल ले जाएंगे, उसमें बहुत सारी व्यवस्थाएं बना ले जाता है। तो कोई भी कंपनी लगा लो जो बड़े नेशनल लेवल पे काम करती है, नेस्ले कंपनी या भैया कोई भी XYZ कंपनियां, कहने का मतलब ये है कि वो दूध से बने सारे प्रोडक्ट का काम करती है। अब वो वेस्टेज कम चाहती है, नहीं तो एक ड्रम से आधा लीटर बच गया, दूसरे ड्रम से मैंने कहा जी आधे का भी आधा लीटर बच गया, तीसरे ड्रम से कुछ 1 गिलास बच गया। ऐसे तो कंपनी का तो ओवरऑल अलग 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 सेंटर पर देखा जाए तो रोज का हजारों लीटर दूध खराब हो जाएगा। लेकिन भाई वो सबको इकट्ठा कर दो भाई, एक सेंटर यहाँ जयपुर में, एक सेंटर उनका दौसा में है। अब यहाँ 2 गिलास दूध बचा लिया, वहां 1 गिलास बचा लिया, उसको कैसे इकट्ठा करोगे रे भाई? 1 गिलास इतना, इससे ज्यादा तो खर्चा हो जाएगा। तो इसलिए फिर वो व्यवस्था बनाते हैं कि भैया बराबर आकार के पैकेट बनाओ,
अधिकतम आकार के बनाओ और सारे तरह के प्रोडक्ट बच जाता है तो हर सेंटर पर व्यवस्था है, वहीं पे इकट्ठा कर दो और उसको उस अगले प्रोडक्ट के लिए काम में ले आओ फिर। तो इसलिए यहां HCF। अब इसने कहा ऐसे कम से कम कितने पैकेटों की जरूरत पड़ती है, तो 35 डिवाइडेड बाई 7, तो कितने पैकेट हो गए, तो 49 डिवाइडेड बाई 7, तो कितने पैकेट हो गए मेरे भाई, 56 डिवाइडेड बाई 7, तो कितने पैकेट हो गए, 8। 8 और 7 15 और 5 20 पैकेटों की जरूरत है। इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ। आपने पोस्चराइज्ड दूध देखा है? साइंस में पढ़ा भी होगा कि पोस्चराइजेशन कैसे किया जाता है। इससे तो क्वेश्चन भी आता है, आधे बच्चों ने तो सुना ही अब होगा। आप कभी जैसे किसी भी मिल्क सेंटर पे जाएंगे ना, वहां पर आप देखेंगे कुछ तो ये थैली रखी होती है जिनमें अक्सर रोज की रोज पीछे कुछ डिब्बे रखते हैं। डिब्बों में पोस्चराइज मिल्क होता है, वो थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी का होता है, वो बहुत जल्दी खराब नहीं होता है। जैसे पानी के जहाज होते हैं, 2-2 महीने अब चल पड़े, 2 महीने बाद जाकर कहीं रुकेंगे, धीरे 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 चलते रहते हैं। अब 2 महीने बीच में हो सकता है कि भैया 20-25 दिन के बाद, 21 दिन के बाद कोई टापू मिलेगा, उस टापू पे पहुंच जाएंगे, या कोई देश होगा वहां पर पहुंच जाएंगे, अपना सामान उतारेंगे, छोटा मोटा लेंगे। कुल मिलाकर महीना महीने का सामान तो रखते ही हैं। पनडुब्बियां चलती हैं जो पानी के अंदर ही रहती हैं, तो भाई उनके अंदर जो खाने पीने का वो कैद तो है नहीं। अब जो लोग वहां जॉब कर रहे हैं वो जेल में तो है नहीं, तो इसका मतलब जेल में नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि बस जिंदगी काटनी है। जीने के हिसाब से व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी उस पर। एक होता है काटने के हिसाब से व्यवस्था बनाई जाती है, एक होता है जीने के हिसाब से व्यवस्था बनाई जाती है, दोनों बातों में फर्क आता है। तो अब वो उनको सारी सुख सुविधाएं चाहिए, वहां पर यूज करते हैं इसको। कई बार लगता है ना कि ये दूध वाले पोस्चराइज मिल्क बनाते ही क्यों है। ठीक है, यहाँ भी कुछ लोग उसको ले रहे होते हैं, लेकिन जमीन पर तो कुछ लोग जहां पॉसिबल हो पाता है वहां बिना पैकेट के काम चला लेते हैं कि भैया आसपास कोई डेयरी हो या कुछ भी। लेकिन वहां तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वहां पोस्चराइज मिल्क दिया जाता है कि क्वालिटी भी अच्छी, खराब भी बहुत जल्दी नहीं होगा, और मतलब सारी व्यवस्थाएं उसकी ठीक ठाक रहती हैं। जो मतलब हायर क्लास पीपल होते हैं, जो भैया बहुत अबव लेवल की जिंदगी जीते हैं, वो इस तरह का दूध इस्तेमाल करते हैं। वो आप ये मान लो कि जैसे अपन ये कितने रुपए लीटर हो रखा है दूध, 80, हाँ 70-80 जो भी होगा, हाँ 70 से 80 के बीच में है। तो आप ये मान के चलो कि पोस्चराइज मिल्क ना करीब करीब 400 मिलेगा। इससे मतलब 300-400 मिलेगा, काफी इससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना महंगा होता है।
वो तो क्वालिटी पर होता है कि यहाँ तो उस क्वालिटी का हो सकता रखे ही ना, क्योंकि उनको पता है यहाँ बिकता ही नहीं है। वो तो जहां बिक रहा होगा ना, क्वालिटी भी तो वही दिखाई जाएगी। बात समझ में आई? अपन ने मैंने माना कि यहाँ चल के देख लिया, वहां 250 रुपए किलो वाला है तो अपने को लगा 250 ही होता है ना भैया, वो वहां है मतलब 4 गुना 5 गुना, वो तो अलग अलग क्रीम क्वालिटियां है उसकी। तो जब आप प्रिवेंटिव ऑफिसर बन जाएंगे या एग्जामिनर बन जाएंगे और कभी ऐसा मौका लगेगा कि, ऐसे मौके तो बहुत लगेंगे कि जैसे 5 घंटे 6 घंटे जहाज पर रहे और वापस आ गए, ऐसे मौके तो बहुत लगेंगे। ये तो ड्यूटी ही है उनकी। लेकिन ऐसा मौका भी लगता है कि 5 दिन के लिए गए हैं तो 3 दिन के बाद किसी दूसरी जगह पहुंचे, 4 दिन के बाद पहुंचे, शुरुआत में घबराहट हो जाएगी थी, 3 दिन तक जमीन दिखाई नहीं दे रही है। बात समझ में आई? उस वक्त आपको पता चलेगा कि लोग कितना करीम जिंदगी जी रहे हैं, उस वक्त आपको पता चलेगा कि HCF LCM कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना? तो इसीलिए ध्यान से पढ़ा करो। आओ जी, अगले नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, कल आपका शेड्यूल जो है ना 10 बजे से रहेगा। वैसे तो परमुटेशन आधे घंटे का ही टॉपिक बचा हुआ है, या तो कुछ प्रीवियस ईयर करा दूंगा इसके, या प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करा दूंगा। एक तो रहेगा परमुटेशन जो भी अपना अगला पार्ट, फिर उसके बाद सुपर 52 की आज ही क्लास है, फिर आज के बाद सीधी क्लास आपकी होली के बाद मंडे को है। हमने कल संडे क्लास कर ली थी, तो संडे क्लास कर ली थी इसीलिए आपकी वेडनेसडे वाली क्लास तो कंप्लीट हो जाएगी। तो जिस बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे तो यहीं आकर करना है, यहां आकर कर लो, मोस्ट वेलकम। जिसको ऐसा लगता है कि मैं तो भैया ऑनलाइन ही देख लूंगा, वो ऑनलाइन देख लो। जिसको ऐसा लगता है कि भैया होली ही मनाते रहेंगे, तो 10 से 11:15 तो है पढ़ाई। शुरू में ही माहौल नहीं बनाना, पढ़ना है। पहले 1 सवा घंटा पढ़ेंगे तरीके से। कहते ना कि खेलने का मजा भी तब है जब काम कंप्लीट हो जाए। उसके बाद हॉल के बाहर चलेंगे, और फिर कुछ बच्चे होंगे जो होली में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरे 5-7 बार ये कहते हैं आजा 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 तो हो जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो उनसे थोड़ा सा दूर रहकर होली को देखकर एंजॉय करते हैं। तो इस बात का कतई खास ध्यान रखा जाए कि किसी के साथ धक्का मुक्की नहीं, किसी के पास धक्केबाजी नहीं, जिसको जैसा आनंद आए। और कुछ होते जो बहुत दूर से देखते हैं कि भैया बहुत दूर से देखना पड़ेगा, और कुछ होते हैं कि जल्दी से घर भागना है। तो जिसमें क्योंकि हर ऐसा व्यवस्था रहनी है कि भैया जिसको बेहतर लगे, मतलब किसी को गलत महसूस ही ना हो। जिसको घर भागना है जाने दो, जिसको ऐसा लगता है कि ना अपन घर तो रोज ही जाते हैं, आज तो भैया लाल पीला हरा गुलाल सब होकर जाना है, घर तो रोज ही जाना है, साल में एक ही बार त्योहार आना है, तो भैया भगवान करे कि ये त्योहार, ये होली आखिरी बेरोजगारों वाली होली हो,
फिर याद किया जाएगा, है ना। और अगली बार तक व्यवस्थाएं ऐसी बन जाए तो अपना खूब मस्ती से खेल कर जाइए। डीजे की व्यवस्था रहेगी, जगह अनुशासन आपको ही बनाना है, क्योंकि बात कहना कि गड़बड़ भी आप ही करेंगे, सुधारेंगे भी आप ही। तो ऐसी व्यवस्था ना हो कि बाद में मुझे ऐसा महसूस ना हो कि ये डीजे मंगवाया ही क्यों। समझ आई बात को। तो ऐसी व्यवस्था ना हो, क्योंकि जगह की कमी है। ये ऐसी डीजे के कार्यक्रम ऐसे 2-3 होते हैं, लेकिन जैसे 8 जून को जो कार्यक्रम होता है उसमें तो जगह हो जाती है, उसमें तो पूरा गार्डन बुक रहता है, उसमें तो जगह बनती है। अब जगह की शॉर्टेज रहती है। तो बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा कहां है, अभी बता दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। 11 बजे डीजे वाले को समय दिया जाएगा, 15-20 मिनट में वो सेट कर लेगा अपने सामान को। 10 से 11:15 जिसको लगता है कि मुझे यहीं आकर पढ़ना है, क्योंकि सुबह वाले बैच के साथ ही क्लास रहेगी, तो इसीलिए जिसको लगता है मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना है, जिसको लगता है कि पढ़ना पढ़ाई तो बाद में करूंगा पहले खेलूंगा, वो सीधा 11:15 आना। जिसको लगता है कि मैं पढ़ भी लूंगा और खेल भी लूंगा, ऐसा ना हो। तो वैसे अक्सर कम होता है कि जैसे कोई बच्चा होता है ना कि थोड़ा रंग से बचाव में रहता है, तो ऐसा ना हो कि अगर वो बचना चाहता है तो ठीक है, उसको जाने भी दो। ऐसा नहीं कि धक्के बहुत सारे होंगे तुम्हारे जैसे मिलने वाले कि हाँ भाई मेरे को कर तू लाल पीला हरा तो आजा। अच्छा जी। दूसरा, एक दो बातों का छोटा सा ख्याल रखना है, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं, और मुझे उम्मीद है आप आने वाले ऑफिसर्स हैं, आने वाले इंस्पेक्टर्स हैं, आप मेरी बात को टालेंगे नहीं। पहली बात, कोई भी बच्चा पक्का कलर ना लेकर आए। वैसे तो कलर लेकर ही ना हो, यही यही रहेगा, वो मैं ही मंगा दूंगा 2-3-4 कट्टे। फिर भी ऐसा होता है कि बहुत कहते हैं ना कि एक जैसे येलो कलर आ गया या रेड कलर आ गया या ग्रीन कलर आ गया, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़ा थोड़ा ले ही आते हैं। ले आए, मनाही कतई नहीं है, उनको वो भी कलर आएगा, वो भी आपको यूज करना है। और भाई दूसरी बात है, कोई पक्का कलर ना लेकर आए, क्योंकि बहुत तरह की एलर्जीज होती हैं, आजकल खान पान ऐसा ही बचा हुआ है, तो इसीलिए। दूसरी बात, पानी आसपास नहीं रहेगा, पानी कोई ना फेंके भाई। और सब, क्योंकि पानी की गड़बड़ है भैया। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाँ नहीं ये, हाँ ये नहीं लेकर आने हैं। कल बहुत देर तक व्यवस्थाएं खराब रही कानों की, जिसने मैच देखा उसको पता है, मतलब दिमाग झन्ना गया भाई। तो मैंने कहा कि मतलब कुल मिलाकर वो तो बहुत अच्छा हुआ कि भारत की बैटिंग शाम को थी, क्योंकि शुरू में आते ही रोहित शर्मा ने जो खेल दिखाया, कान पागल हो जाते। तो इसीलिए मतलब खुशी इस बात की भी हो रही थी कि मैच नहीं चल रहा, और खुशी इस बात की भी हो रही थी, मतलब जैसे बैठे थे तो भीम सर बोले रोहित शर्मा की बैटिंग देखते ही, बोला भाई अगर अब मैच चल रहा होता ना पक्के कान खराब हो जाते भाई, और कुछ फीलिंग ही नहीं आई उनको। तो कुल मिला के ये नहीं लेकर आने, कुछ एक्स्ट्रा यूज, कुछ एक्स्ट्रा यूज कर लिया था अपन ने इनका, है ना। मुझे नहीं पता था इतने जोश में है, कम यूज करना था, करने थे यूज कम। मतलब बाल खाली जा रही है तो भी पो, नहीं जा रही तो भी पो, कोई मतलब नहीं, ऐड आ गई तो भी पो, मैच चल गया। मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये तो ठीक है, उन्होंने मेरी बात मानी, वो ले आए। फिर मैं मेरी गलती मानता हूं, मैं ये बता नहीं पाया वो कब बजाने थे। है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लास्ट में, होली का जो भी कार्यक्रम है वो हॉल के बाहर रहेगा, हॉल के अंदर नहीं रहेगा। क्योंकि इससे बड़ी समस्या ये, जैसे पिछली बार भी बच्चों ने आराम से ही मान लिया था, उससे पिछली बार हुई थी हमसे गलती, हॉल के अंदर ही हो गया। अब होता क्या है ना,
अपन तो 10 20 30 मिनट आधा घंटे में रंग फेंक फूक के चले जाते हैं। फिर जो सफाई वाले हैं वो भी इंसान ही है भाई, उनको भी होली मनानी होती है। फिर क्या होता है कि भारी भारी बेंच है, ये इधर उधर खिसकने में भी दिक्कत आती है। फिर वो एसिड का पोछा, और क्योंकि उसके ऊपर पानी डलता है और पानी डलते ही फिर वो पक्का कलर पकड़ लेता है। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि फिर यहाँ 4 5 घंटे उनकी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती है, उनका होली का त्योहार थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो फिर पिछली बार से व्यवस्था बनाई गई, और बच्चे मानते भी हैं कि बाहर क्या होता है कि बाहर तो भैया रोड है, और रोड पे तो चीजें बारिश बारिश या व्हीकल चलते रहते हैं, तो अपने आप ही व्यवस्थाएं बन जाती हैं। तो कुल मिलाकर हमें इस बात का पूर्णतः ख्याल रखना है कि सब, जिसको भी कलर यूज करना है बाहर करेंगे, बिल्डिंग के बाहर, समझ रहे हैं बात को। और बाकी फिर जो भी व्यवस्था, हाँ खाना खा के कल मेरी दिली इच्छा थी खाने का कार्यक्रम करवाने की, लेकिन है ना, रंग के कार्यक्रम में मुझे लगा गड़बड़ हो जाएगी, वो बाद में कभी देखेंगे। क्या बाद में क्योंकि कल क्या है ना, खाने वाली व्यवस्था बनी नहीं पाएगी। अरे कुछ भी व्यवस्था नहीं हो पाएगी, हलवाई वाली कोई व्यवस्था हो ही नहीं पाएगी। रोको रे भाई, इसको रोको रे भैया, रोको, है ना। तो अभी 1 महीने के अंदर, 1 महीना भी कहां बचा हुआ अब तो। अरे अभी सीजीएल का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आते ही भंडारे करने ही है फिर अपने को, बात ही क्या है बस, है ना। फिर आराम से व्यवस्थाएं बनेंगी, जिस दिन फिर खाने का प्रोग्राम होगा ना, उस दिन फिर खाना और म्यूजिक ही है, तो उसमें अच्छा रहता है। कल रंग बिरंगा कार्यक्रम है, और कल ऐसे कपड़े पहनकर आए जिन बच्चों को एक्टिवली रूप से पार्टिसिपेट करना है, कि भैया जिस पे आपको लगे कि कलर छूट जाए तो भी ठीक, और अगर ना छूटे तो भी ठीक। ऐसा ना हो कि भैया चीज गड़बड़ में आ गई, है ना। चलो अब अगले नंबर पर आते हैं। अब जैसे ही मैंने सुबह वाले बैच में बताया, तो हाँ मैं भी यही रहूंगा भाई। और जैसे ही मैंने सुबह वाले बैच में बताया, तो सुबह वाले बैच में जैसे उधर तपोस्थली में, और क्योंकि उधर लाइव क्लास चलेगी ना, वो तो बच्चे उधर ही रहेंगे। अब वो बच्चे जैसे ही इनको बताया, बोलते ही करने लगे कि भैरव बाबा की जय। मैंने कहा ऐसे बच्चे बैन है जो भैरव बाबा की जय कर रहे हैं। क्योंकि ये सारे घटनाक्रम 2 बजे के बाद वैसे तो करने ही नहीं चाहिए बच्चों को, और बड़ों को भी किसी को ही नहीं करने चाहिए। फिर भी किसी से ना ही रुका जाए, ऐसी व्यवस्था बनी जाए, तो भाई अपने रूम पे जाके कर लेना, ऐसे करें, है ना। तो यहां अपन अच्छे और सेफ होली खेलकर और फिर खुशी खुशी अपने घर पर जाएंगे। दूसरी बात, और जैसे अगर, क्योंकि वैसे तो डीजे की व्यवस्था वहां ही रहेगी, तपोस्थली के बाहर, तपोस्थली के बाहर उधर उस गली को बंद कर देंगे ना, तो गली खाली रह जाएगी। एक बात, जैसे पिछली बार का मुझे घटना याद है। अब जैसे कोई बच्चा बाई चांस तपोस्थली में है, तो वहां से बाइक उस मतलब होल के आसपास खड़ी मत करना, होल के बिल्कुल पास, थोड़ा सा 20 30 मीटर इधर कर देना। क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था, फिर बच्चे डांस करने लगे, और फिर वो बीच में आ रही है, बीच में परेशान कर रहे हैं, तो वो फिर क्या किया, वो चाय की थड़ी है साथ में बाहर, और वो दीवार उनकी छत है, वो बाई के छत पे चढ़ा दी उन बच्चों ने। अब डांस डूंस करके सब जा लिए, अब जो बाइक वाला वो नीचे, बाइक ऊपर। अब फिर मैंने कहा कि मैंने समझाया था ना, बोला सर मुझे पता नहीं था ऐसा भी हो जाता है। मैंने कहा कि भाई जब मैं कुछ समझा रहा हूं, तो मैं पिछले साल के एक्सपीरियंस को देखकर ही बता रहा हूं। तो ऐसा कोई बच्चा हो, फिर वो स्टाफ को बुलाया और उसकी बाइक तरवाई। मैंने कहा कि जब तुझे कहा था कि भैया यहाँ मत खड़ा कर, यहाँ बच्चे कूदेंगे, कोई किसी तरह के गाने पे कूदेगा, और डीजे वाला तो सब तरह के गाने बजा के निकल जाता है। तो हाँ, जो भी आपका चुन्नी में या पता नहीं किस में, है ना।
हाँ हाँ भाई हाँ, जो तुम्हारा मन करे वो बजवा लेना वहां पर, है ना। आइएगा 37 नंबर क्वेश्चन पर। और फिर बढ़िया बढ़िया अपनी रील बनाना, बढ़िया बढ़िया फोटो खींचना, अपने अपने फेसबुक पे या अपने किसी भी ऑनलाइन चैनल पे आप डालना। और जब आप आज के 3-4 साल बाद जब आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे और बैठे रहेंगे कहीं पर, तब आप देखेंगे कि भाई ये थी वो होली जहां से व्यवस्थाएं मेरी बाद में, ये बेरोजगारी की आखिरी होली थी, याद आ जाएगी, है ना। तो अब बस ये है कि ना तो किसी को परेशान करना है, और जिसका मस्ती का मन है वो अपना बढ़िया तरीके से मस्ती करके जाएगा, ये व्यवस्था रहेगी। ठीक है। 10 बजे से मैथ की क्लास होगी, परमुटेशन, और फिर मैं देख लूंगा जरूरत पड़ी तो प्रोबेबिलिटी शुरू कर दूंगा 10 बजे से यहीं पर। तो आपको 9:45 तक आना, क्योंकि भीड़ रहेगी, पहले सुबह वाला बैच रहेगा। और जिन बच्चों को लगता है कि भाई अपन तो ऑनलाइन ही देख लेंगे, तो वो लाइव ही चल जाएगी, जैसा जैसा जिसका मन करे। ठीक है। आओ जी, 37 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ अब। एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार की किताबें हैं और किताबों की संख्या 21, 42 और 105 है। किताबों की संख्या है 21, 42 और 105। वह उन्हें बराबर आकार के डिब्बों में पैक करना चाहता है और डिब्बे का आकार अधिकतम रखना चाहता है। वह उन्हें बराबर आकार के डिब्बों में पैक करना चाहता है और डिब्बे का आकार अधिकतम रखना चाहता है। बराबर आकार तो कॉमन फैक्टर, और अधिकतम आकार तो हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़े से बड़ी संख्या जो 21 को भी भाग करे, 42 को भी भाग करे, 105 को भी भाग करे। 21, तो एक डिब्बे में किताबों की संख्या हो गई 21। एक डिब्बे में किताबों की संख्या हो गई 21। और इसने दूसरे नंबर पे पूछा है डिब्बों की संख्या। एक डिब्बा तो ये रहा, अब 42 किताबें हैं, तो 21-21 किताबों के 2 डिब्बे ये रहे। तो 5 और 2 7 और 1, जिसका ये हो जाए वो इससे अगला क्वेश्चन करेगा।
ये कह रहा है कि प्रत्येक क्यारी में पेड़ों की संख्या समान है। अब भाई आम के पौधे को अलग पानी चाहिए, नींबू के पौधे को अलग पानी चाहिए, संतरे के पौधे को अलग पानी चाहिए, लेकिन हर पौधे तक पानी पहुंचे तो बीच में मंडेरिया से बना दी जाती छोटी छोटी क्यारियां। तो ये कह रहा है बराबर आकार की क्यारी बनानी है। बराबर आकार की क्यारी का मतलब है कि हर क्यारी में पेड़ों की संख्या सेम। तो बराबर आकार की क्यारी बनानी है तो हर क्यारी में पेड़ों की संख्या सेम। तो ऐसी संख्या, तो HCF आ गया 15, यानी बड़े से बड़ा नंबर जो तीनों को भाग दे सकता है। तो 75 90/15, तो 6 कैरियां, और 120/15, तो 8 कैरियां। 5 और 6 11 और 8 39 नंबर क्वेश्चन की संख्याएं रोंग है। 39 को डिलीट मार देना, इसकी संख्याएं गलत है। 40 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 40। दो सौ 88, 408 और 552 वर्ग मीटर की 3 क्यारी है। 288, 408 और 552 वर्ग मीटर की 3 क्यारियां हैं। वह उन्हें बराबर आकार के छोटे खेतों में बांटना चाहता है। छोटी छोटी क्यारियां बनाना चाहता है बराबर आकार की। कॉमन फैक्टर, और प्रत्येक खेत की चौड़ाई 4 मीटर है। उसकी अधिक से अधिक लंबाई क्या हो सकती है? लंबाई गुना चौड़ाई ही तो एरिया होता है। लंबाई अधिक से अधिक, मैक्सिमम, लंबाई अधिक से अधिक, मैक्सिमम। अगर लंबाई मैक्सिमम तो एरिया भी मैक्सिमम। अगर लंबाई मैक्सिमम तो एरिया भी मैक्सिमम। तो इसका मतलब चाहिए हमको HCF। ऐसी संख्या ढूंढो, इन तीनों को भाग दे दे, बड़े से बड़ा नंबर हो। अब तक तो संख्या छोटी छोटी थी तो अपन इजिली ढूंढ लेते थे। पहली बार नंबर बड़े हो गए तो देखो जी HCF कैसे निकाला जाता है वो बता देता हूं। पहले तो नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिख लो। फिर क्या करो, पहली दोनों संख्याओं का डिफरेंस 120, फिर अगली दोनों संख्याओं का डिफरेंस 144। अब बड़ा नंबर अंदर लिखो, छोटा नंबर बाहर लिखो। 120 एकम 120, बचा कितना 24, फिर 120, 24 पंजा
कट जाएगा तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया जी 24। यानी एक कैरी का एरिया, बड़ा नंबर अंदर छोटा नंबर बाहर, और फिर यहां तक आए, फिर ऊपर वाले को नीचे ले लिया। जब 0 आ जाएगा वही जो लास्ट डिवीजन है वही HCF हो गया। तो मतलब उस कैरी का जो एरिया है वो 24 है। तो लंबाई L, चौड़ाई 4 इज इक्वल टू 24। तो लंबाई इज इक्वल टू, इससे अगले नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। ये आ गया भैया HCF। जब तक भाग देते रहो, जब तक पूरा भाग नहीं हो रहा। 248, फिर जो बचा ऊपर से, फिर जो बचा फिर ऊपर से, फिर जो बचा फिर ऊपर से। ये HCF आ गया 4। तो यानी कि जो ये HCF आया है ना, यही टाइल की बुझाई है। जैसे इस कमरे के फर्श पर वर्गाकार टाइल बिछानी है, कहने का मतलब अपन वर्गाकार या बराबर आकार की क्यों बिछाना चाह रहे हैं टाइलें। भाई टाइल बिछाते 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 लास्ट में छोटा सा एरिया बच जाएगा जिसमें अब टाइल तोड़ के या काट के बिछानी पड़ेगी। अपन नहीं चाहते सिमेट्री बिगड़े, एक जैसा। ठीक है, घर है, घर में तो अपन कैसे भी लगा लेते हैं। जो बहुत बड़े 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 जैसे PM हाउस बना हुआ है या कुछ भी, जो बहुत बड़ी व्यवस्थाएं इसके साथ चीजें बनती है, वहां तो पूरा सिमेट्री से सिस्टम चलता है। तो इसने कहा कि भैया इस प्रकार हम टाइलें बिछाएंगे कि इस कमरे के फर्श में पूरी सिमेट्री बन जाए, कोई कटी पटी छटी छोटी टाइल नहीं लगना पड़े। अब एक टाइल का भुजा आ गई 4। मेंसुरेशन हम कर चुके हैं वर्गाकार टाइल, तो मतलब लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4। तो भैया एक टाइल का एरिया 4 × 4, एक टाइल का एरिया। और ऐसी ऐसी कितनी टाइलें, N टाइलें बराबर है 248 × 284। भाई ये कमरे के फर्श का एरिया इक्वल टू सभी टाइलों का एरिया। भाई सभी टाइलें मिला मिलाकर पूरे फर्श के बराबर ही तो एरिया हो जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा ये रहा, 4 से कटेगा तो 2 बार, और 4 से कटेगा 1 बार, और N की वैल्यू आ जाएगी 4402।
इससे अगला नंबर क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। एक टाइल की साइड आ गई और कमरे के एक टाइल की भुजा है, इसने कहा है वर्गाकार टाइलें हैं, तो लंबाई भी 41, चौड़ाई भी 41, एक टाइल का एरिया और ऐसी ऐसी एन टाइलें इज इक्वल टू 41 दूनी 82, 41 तिया 123, 7 बार, तो n का मान आ जाएगा 22 सत्ता 154, बचेगा 15, 66 और 15 आ जाएगा 81। आइएगा क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 147, 168, 210 और 315 को पूरा पूरा भाग कर दे। वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो इनका एचसीएफ निकालना, तो इनका एचसीएफ कैसे निकलेगा? इनका डिफरेंस 21, इनका डिफरेंस 42, इनका डिफरेंस 105। या तो इन तीनों में एचसीएफ कैलकुलेट कर दो, और अगर ध्यान नहीं चढ़ रहा तो दोबारा फिर डिफरेंस निकाल दो 21, और दोबारा फिर डिफरेंस निकाल दो। अब इन दोनों में बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो भाग दे सकता है?
21। तो HCF कितना आ जाएगा? यानी जब तक डिफरेंस निकालते रहो, जब तक लास्ट में दो संख्या ना बच जाए, और जब लास्ट में दो नंबर बच गए तो बड़े वाला नंबर अंदर लिखो, छोटे वाला नंबर बाहर लिखें, और 21 दिया। आओ जी, इससे अगला नंबर, ये अगले क्वेश्चन में 223 नहीं है, 233 है। 233, 233। ये कह रहे हैं कि भैया वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 187, 233 और 279 को भाग दे, तो समान शेषफल बचे। इक्वल रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर। पिछले केस में था पूरा पूरा भाग हो जाए, और इस केस में है इक्वल रिमाइंडर। तो जब पूरा पूरा भाग होता है तो रिमाइंडर कितना आता है? 0। दूसरे को भी 0। तो एक किस्म से वो भी तो सेम रिमाइंडर का ही केस है, लेकिन बस ये सेम रिमाइंडर कुछ और आएगा। तो ऐसे केस में भी जब ऐसा लिखा हो ना पूरा पूरा भाग हो जाए, तब भी HCF निकालो। जब ऐसा लिखा हो कि सेम रिमाइंडर बचे, तब भी HCF निकालो। तो डिफरेंस कर दो 46, इसका भी डिफरेंस कर दो 46। तो यहां से HCF कितना आएगा? अब देख लो, चाहे 46 से भाग दो इसको, तो जितना रिमाइंडर बचेगा, 46 से भाग दो 233 को, उतना ही रिमाइंडर बचेगा, और 46 से भाग दो तो उतना ही रिमाइंडर बचेगा। तो सेम रिमाइंडर में भी HCF निकालना है, और अलग अलग रिमाइंडर में भी HCF निकालना, मतलब पूर्णतः विभाज्य में भी HCF निकालना है। अब आता है 45 नंबर क्वेश्चन। आइएगा 45 नंबर क्वेश्चन। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन कहता है वह बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करें, 1657 को भाग दें, तो रिमाइंडर 6 बचता है, और 2037 को भाग दें तो रिमाइंडर 1657 को भाग दे तो रिमाइंडर 6 बचेगा। तो अगर मैं रिमाइंडर को हटा लूं तो इस बची हुई संख्या को तो ये पूरा भाग कर जाएगा। अगर मैं इस रिमाइंडर को हटा लूं तो बची हुई संख्या को तो ये पूरा भाग कर जाएगा। बची हुई संख्या को तो ये पूरा भाग कर जाएगा। यानी एक ऐसा नंबर चाहिए है जो 1651 को पूरा भाग कर दे, 2032 को भी पूरा भाग कर दे।
तो भैया HCF निकालना है तो HCF निकालने का पैटर्न आपको पता ही है। बड़ा नंबर अंदर, छोटा नंबर बाहर, तो 1651 से भाग दो, 381, फिर 1651 आया मेरे भैया। 4 बार करेंगे, 4 अट्ठा 32, 12 और 3 15, 1500, तो 127 आ गया। ये 381 है, 3 बार किया तो 380 कट गया। ये आ गया HCF, और जो HCF है वही मेरा आंसर है। यानी 127 वो संख्या है जो 1651 को पूरा भाग करेगी और 2032 को भी पूरा भाग करेगी। लेकिन जब 1657 को भाग देंगे तो यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ 5 बच जाएगा। तो मैंने 3 केस कराए हैं। पहला केस कराया है कंप्लीटली डिविजिबल, पूरा पूरा भाग। दूसरा केस कराया है सेम रिमाइंडर, तो और तीसरा केस कराया है अलग अलग रिमाइंडर, और अलग अलग रिमाइंडर में रिमाइंडर माइनस कर दो और जो संख्या बचे ये तो पूरा पूरा भाग हो जाएंगी। तो तीनों केसेस में आपको हमेशा क्या निकालना है, HCF कैलकुलेट करना है। पॉइंट क्लियर है? तो आज करते हैं यहीं तक, और कल होती है आपसे सुबह 10 बजे मुलाकात। चलिएगा।